ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th में जो भी विद्यार्थी आते हैं सबसे पहला काम होना चाहिए कि सिलेबस को देखो, आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, उसी के हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपने जरूर देख लेना है। मैथ के सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। साइंस का क्या सिलेबस होगा उसकी वीडियो आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके सिलेबस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारी क्लास 10th होती है भैया, उसका साइंस का सिलेबस क्या रहेगा सेशन 2025-2026 के लिए। जो भी ये सिलेबस है बहुत डिटेल में चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या होगा भैया, हमारी ये बुक आ जाती है। हमारी कौन सी बुक फॉलो करनी है, हमें एनसीईआरटी बुक हमें यहां पर फॉलो करनी है। तो जो भी ये एनसीईआरटी की बुक है इसमें टोटल कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसमें टोटल 1 से लेकर 13 तक चैप्टर हमें दिए गए हैं। अब यहां पर जो भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इनको हम क्लासिफाई करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इनको क्लासिफाई किया जाएगा। तो अगर हम शुरुआत से देखें, शुरू वाला जो भी हमारा चैप्टर है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और चैप्टर नंबर 4 हमारा आ जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो ये 4 चैप्टर है ना भैया, ये चैप्टर किसके हैं भैया, केमिस्ट्री के। ये 4 चैप्टर हमें दिए जाते हैं। केमिस्ट्री से हमारे पास 4 चैप्टर आ गए। केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट वाला चैप्टर कौन सा भैया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डरते हैं बच्चे इससे, क्यों डरते हैं, तुम पढ़ोगे तुम्हें भी पता चल जाएगा। इसके बाद आगे हमारे चैप्टर कौन कौन से आते हैं भाई, आगे हमारे पास यहां पर चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आ जाता है हेरिडिटी। आगे भी हमारे पास यहां पर 4 चैप्टर आ जाते हैं और ये 4 चैप्टर भी हमारे किसके हो जाते हैं भैया, ये केमिस्ट्री के बाद इसमें बायो वाला पार्ट यहां पर आ जाता है। तो केमिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के हमारे पास 4 चैप्टर हो गए। अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारे पास यहां पर आता है चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे 4 चैप्टर हमारे पास कौन से पार्ट के आ जाएंगे भैया, फिजिक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स पार्ट के यहां पर 4 चैप्टर्स आ जाते हैं और एक चैप्टर यहां पर हमारा बच जाएगा जो होगा अवर एनवायरनमेंट। जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड ये चैप्टर दिया गया है। बहुत छोटा सा ये चैप्टर है। बाकी आपको बता दूं यहां पर कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है डिफिकल्ट। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चैलेंजिंग चैप्टर होते हैं जो भी क्लास 10th में आता है। हर एक स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लगते हैं भाई, तुम्हें भी लगेंगे लेकिन टेंशन क्यों लेनी है, जब ग्रीन बोर्ड है साथ तो टेंशन की क्या बात है। आपको ये सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं इनकी डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। कुछ चैप्टर्स की वीडियोस पहले से चैनल पर अवेलेबल है, उनको देखो और जो भी आपका सिलेबस है उसको आपने कवर करना है। अब यहां पर बात करते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है उन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, यही चीजें तो समझनी है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जो चैप्टर में दिया गया है 2 चीजें तो आपने वही समझ लेनी है। इसके बाद कहता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, कैसे किया जाता है वो आपको बताया गया है चैप्टर वाली वीडियो में। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये भी आपने समझ लेना है, ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इस सबसे इजी वाला जो चैप्टर अगर मैं कहूंगा तो वो चैप्टर नंबर 1 होगा। केमिस्ट्री में सबसे आसान यही चैप्टर है। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 दे दिया जाएगा, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है भाई, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सोल्ट्स क्या होते हैं, कैसे एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का बेसिक सा सिंपल सा मीनिंग होगा कि एसिड अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेसिस जो होते हैं वो अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें यानी कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होगा बेसिकली यहां पर मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बाद आयंस, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, आयंस प्रेजेंट इन एसिड एंड बेसिस। जो भी एसिड और बेसिस होते हैं उसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनका नेचर एसिडिक या फिर बेसिक होता है। इसके बाद आता है पीएच स्केल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, मतलब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और उसके बाद सोल्ट्स एंड देयर यूजेस, जो सोल्ट है उनका क्या क्या यूजेस होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में इस वाले कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट से हर साल बनता रहा है, आगे भी बहुत ज्यादा चांसेस है बनेगा। तो सोल्ट एंड देयर यूजेस, 5 सोल्ट होंगे, 5 अलग अलग तरह के सोल्ट्स होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, उसमें कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, उनका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, 5 अलग अलग हैं, पांचों को आपने समझ लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि उनमें से कोई एक 5 नंबर का आपको पढ़ने वाला है। तो 2 चैप्टर हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, चैप्टर नंबर 3 आएगा, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, मेटल क्या होती हैं, नॉन मेटल क्या होती हैं, सही तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम यही होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनको देखने से कैसे पता चलेगा कौन सी चीज मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होगा कि वो अलग अलग चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करती है। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, किसी एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, या किसी अदर थिंग के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा, केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताया जाएगा। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यहां पर आएगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर उनको आपस में मिला दिया जाए तो कैसा केमिकल रिएक्शन होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपका डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, वो आपने समझ लेना है। इसके बाद है अकरेंस ऑफ मेटल, हमें एक्चुअल में जो मेटल है वो मिलता कैसे है। आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेटल से बनी होती हैं, ये एल्यूमिनियम से बना है, ये मेटल एल्यूमिनियम हमारे पास आया कैसे, हमें अर्थ से डायरेक्ट थोड़ी मिल गया है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको यहां पर समझना है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जिससे मेटल खराब होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में डिटेल में आपने समझना है, अलग अलग तरह के मेटल किस तरह से कोरोजन होता है उनका। आगे हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 4, और ये क्या है भाई, डिफिकल्ट चैप्टर है, 2 बार स्टार बनाया, यानी कि ये डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको कई बार आपने समझना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है भैया कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेसिकली हमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं। यहां पर हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ या किसी अदर एलिमेंट के साथ किस तरह से मिलता जुलता है, बॉन्डिंग किस तरह से करता है, तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के बीच बॉन्डिंग कैसी होती है, कुछ उसी तरह से तुम्हें समझना है कार्बन और कार्बन के जो फ्रेंड है उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी। इसी तरह से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतना अनोखा क्यों है कि इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें समझनी है, इसमें मतलब बहुत डिटेल आएगा। इसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक, 2 ये कार्बन कंपाउंड होते हैं, इनको बहुत डिटेल में समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है और बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो सोप एंड डिटर्जेंट हम घरों में यूज करते हैं, सोप भी यूज करते हैं डिटर्जेंट भी यूज करते हैं, वो कैसे एक्शन करते हैं। वो जो सोप और डिटर्जेंट है ये कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं, कभी नहीं पता था ना हमें, सोप और डिटर्जेंट कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से बनते हैं, सारी चीजें आपको इस चैप्टर में समझनी है। तो जो भी 4 चैप्टर हैं हमारे, कौन से भैया, केमिस्ट्री वाले, वो यहां पर हमें पता चल गया है, उनमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब अगले पेज पर क्या आएगा, बायोलॉजी वाला पार्ट आएगा, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। बायोलॉजी की शुरुआत होती है, बायोलॉजी की शुरुआत में चैप्टर नंबर 5 आता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी में आपको थ्योरी पढ़नी है, इसके अलावा डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का। हर एक चैप्टर में आपको मल्टीपल डायग्राम्स दिए होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जब भी आप सोल्व करते हो क्वेश्चंस को उसके साथ साथ डायग्राम भी आपने ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है क्योंकि डायग्राम, मल्टीपल डायग्राम आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, स्पेशली बायोलॉजी वाले पार्ट से। तो सबसे पहले बायोलॉजी वाले पार्ट में चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में बेसिकली हमें 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं। किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी एनिमल, जैसे मैं एनिमल हूं, आप एनिमल हो, बायोलॉजी में ह्यूमंस को एनिमल कहा गया है। तो जो भी एनिमल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए, उनको अलाइव रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं भाई, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये 4 लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। और ये
चारों के चारों लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड बुक में डायग्राम दिए गए हैं, उन डायग्राम को भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट यहां पर आएगा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो भैया लाइफ प्रोसेसेस कर लिए, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कैसे करते हैं, मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूं कि ये हाथ ऐसे ऐसे घूमे, कैसे कंट्रोल होती है हमारी बॉडी, सारी चीजें कंट्रोल करने का काम क्या होता है, ब्रेन का होता है। अगर चैप्टर पढ़ोगे तो और ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। इसमें अपना नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, चलो आपने ये तो समझ लिया कि भाई जो ह्यूमंस है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, प्लांट्स में किस तरह से कंट्रोल होता है वो आपने समझना है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी को इंपैक्ट करते हैं, किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो एक बात तो मैंने बता दी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ह्यूमन में, ब्रेन से होता है। तो ब्रेन का एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूरॉन जो होती है उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डायग्राम तो मैंने तुम्हें ही बता दिए, और भी डायग्राम इसके अंदर आएंगे, उनकी प्रैक्टिस आपने जरूर कर लेनी है। तो चैप्टर नंबर 6 हो गया। उसके बाद बात करेंगे यहां पर चैप्टर नंबर 7 की जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भैया मैं यहां पर, मैं या आप या कोई भी इंसान इस दुनिया में कैसे आया है, ठीक है, वो परी छोड़ के नहीं गई है उसे, या कोई भी ऐसे छोड़ के नहीं गया है, वो प्रोसेस क्या है वो आप यहां पर समझोगे। तो ऑर्गेनिजम्स की कॉपीज कैसे होती हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है ये आप यहां पर समझोगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलग अलग तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, वो आपने समझने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो आपने समझना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद प्लांट जो होते हैं भैया, एनिमल्स जो होते हैं उनमें तो पता चल जाएगा, प्लांट में किस तरह से होता है वो भी समझना पड़ेगा। तो प्लांट रिप्रोडक्शन हमें समझना है, प्लांट में एक फ्लावर वाला डायग्राम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है, ह्यूमंस में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो आपने समझना है। और इसमें 2 डायग्राम आएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छी तरह से उनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेनी है। प्लांट और जो भी ह्यूमंस होते हैं उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, इनसे रिलेटेड डायग्राम जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में बनता है। अगर इस चैप्टर की मैं बात करता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा बाय द वे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है क्लासरूम में ना पढ़ाई जाए, तो मैंने डिटेल में वीडियो इसकी बना रखी है, उसको आप देखकर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी आ जाता है। हेरिडिटी में भाई वेरिएशंस आपको पढ़नी है। आपकी आंखों का रंग ब्राउन है, आपके पिताजी की आंखों का रंग भी ब्राउन है, क्या रीजन है उसके, तो वो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे हेरिडिटी में। इसमें आपको पहले वेरिएशंस पढ़ना है, उसके बाद हेरिडिटी समझनी है। हेरिडिटी में कुछ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस आएंगे, मेंडल के कंट्रीब्यूशन आएंगे, ठीक है, क्रॉसिंग वगैरह आएगी, वो आपने समझ लेनी है। उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो आपने समझना है। जो नया बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस तरह से डिसाइड होता है, तो वो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर इस चैप्टर में हमारा कंफ्यूजन, मतलब जो भी हमारा ये चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, रियल लाइफ में भी ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो भी बायोलॉजी के 4 चैप्टर थे वो यहां पर हमने समझ लिया है, उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब बारी आएगी फिजिक्स की, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो बुक में सबसे पहला फिजिक्स से चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें लेंसेज के बारे में आपने पढ़ना है और उसके बाद मिरर के बारे में पढ़ना है। पहले मिरर, उसके बाद लेंसेज। तो मिरर से रिलेटेड आपके कुछ रे डायग्राम होंगे, लेंसेज से रिलेटेड आपके कुछ रे डायग्राम होंगे, उनको जरूर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट वही वाला पार्ट हो जाता है। यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में आप क्या पढ़ोगे, मिरर के बारे में, और रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे लेंसेज के बारे में। तो सबसे पहले आपने क्या समझना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये समझना है। स्फेरिकल मिरर देखो आ गया ना, स्फेरिकल मिरर, यहां पर इसके रे डायग्राम होंगे वो समझना है। उसके बाद मिरर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन होता है, वो आपने समझना है। और मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं ना, फिजिक्स से शुरू हो गई है, यानी कि न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है भैया वो समझना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमारा लेंस वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। लेंसेज के बारे में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना है। उसके बाद लेंस जो होता है उसके रे डायग्राम होते हैं वो आपने समझने हैं, और लेंस फॉर्मूला और इस लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो आपने कर लेने हैं। तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जो भी हमारा ये चैप्टर नंबर 9 है
ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है भाई, थोड़ा सा बड़ा है। अगर 2 घंटे में एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो 2 घंटे भी शायद कम पड़ेंगे अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूंगा। फिर भी इस पर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं और छोटी से छोटी रखने की कोशिश की गई है। उस वीडियो को देखकर सारे के सारे चैप्टर को आप कवर कर सकते हो। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है भैया, कौन सा है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जो हमारी प्यारी प्यारी 2 अखियां होती हैं, उन आंखों से रिलेटेड हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन आई। आंखें जो हैं, आंखों के बारे में डिटेल में आप समझोगे। आंखों में जो डिफेक्ट होते हैं, जिस डिफेक्ट को दूर करने की वजह से, मतलब जिस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम ग्लासेस का यूज करते हैं, आई डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उनको करेक्ट कैसे किया जाता है, इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगे। और कलरफुल वर्ल्ड, तो यहां पर है ह्यूमन आई, हमें ह्यूमन आई को प्रॉपर समझ लेना है। उसके बाद मैंने बताया ना, डिफेक्ट जो होते हैं ह्यूमन आई में, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इस तरह से हमारे पास एक प्रिज्म होता है, उसमें से लाइट पास करेंगे तो वो 7 रंगों में बट जाती है। यहां पर आप ये भी समझेंगे कि बाहर जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, अलग अलग रंग जिसमें दिखाई देते हैं, 7 रंग जिसमें दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देता है वो आप इस चैप्टर में समझोगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे इनको पढ़ना, कि भाई तारे टिमटिमाते हैं, अच्छा कैसे टिमटिमाते हैं, यहां से पता चलेगा आपको सारी चीजें। तो जो भी हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो भी हमने यहां पर बता दिया। अब बढ़े उस चैप्टर की तरफ जो बहुत डिफिकल्ट है और जिसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत डिफिकल्ट है। उस चैप्टर का नाम है भैया इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी बुक में जो भी हमारा ये चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी आता है, ये पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लास 10th में आता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अभी तक आपने, हो सकता है आप कहोगे भैया हमने तो क्लास 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, अरे वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी के ABCD भी नहीं था। यहां पर असली इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिक करंट समझना है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे बनाते हैं, इसके लिए सिंबल्स क्या क्या होते हैं, सारी चीजें आपको समझनी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ जो है वो क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं वो आपने समझने हैं। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद पावर क्या होती है। तुम्हें देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को करोगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज बन जाते हैं। तो जो भी फॉर्मूले होंगे इस चैप्टर के, उनको एक पेज पर जरूर लिख लेना है। वैसे एक पेज पर तो नहीं आएंगे, 2 पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। 2 पेज पर जो भी इसके फॉर्मूले हैं वो लिख लेना है। फॉर्मूलों पर, स्पेसिफिक फॉर्मूलों पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है। अगर तुम्हें कोई भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन आती है तो उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद जो भी चैप्टर नंबर 12 है भैया, ठीक है, इसमें जो भी फॉर्मूले हैं भाई, वो फॉर्मूले तो आपको करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूले अगर याद कर लोगे ना, तो जो भी कॉन्सेप्ट यहां पर है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, अगर तुमने फॉर्मूले याद कर लिए तो ये डेफिनेशन भी फॉर्मूलों से ही डिराइव की जा सकती है, ठीक है। अब यहां पर चैप्टर नंबर 12 आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है। अब बहुत इजी हो गया है। बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये होता था, लेकिन सिलेबस जब से कम हुआ है, इसमें से जो सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थे उनको हटा दिया गया है, तो अब थोड़ा सा ये इजी हो जाता है। इसमें क्या पढ़ना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। आपने मैग्नेट जरूर देखी होगी, ठीक है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मैग्नेट यानी कि चुंबक देखी है ना, तो उसी से रिलेटेड है। चुंबक कैसे बनती है ये आपको समझ में आएगा। परमानेंट चुंबक क्या होती है, टेम्परेरी चुंबक क्या होती है, वो आपको समझ में आएगा। इसके बाद करंट कैरिंग कंडक्टर जो होते हैं भाई, ठीक है, मैग्नेटिक अफेक्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होते हैं उन पे मैग्नेटिक अफेक्ट क्या होता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, यानी कि यहां पर कुछ थंब रूल होगा या फिर लेफ्ट हैंड रूल होगा, इस तरह का कुछ रूल होगा, वो आपने समझना है, ठीक है। वो रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का रूल होता है, मतलब मैं इशारा कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं, बस ये एक रूल है, ठीक है। ये एक रूल है जो आपने समझना है। इसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो हमारे घरों में सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो हर घर में चाहिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो डोमेस्टिक वाले होते हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। लास्ट वाला ये कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा। तो अभी हमारे जो 4 फिजिक्स वाले हैं, ठीक है, 4 हमारे चैप्टर कौन से, फिजिक्स चैप्टर जो है हमारे 4, वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा एक चैप्टर यहां पर रह जाता है जिसका नाम है अवर एनवायरमेंट। जो भी हमारा ये चैप्टर है बहुत इजी सा चैप्टर है। इसमें बस इकोसिस्टम के बारे में समझना है, हमारे आसपास जो वातावरण है उसके बारे में समझना है। फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, इसका एक डायग्राम आएगा, वो भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद आपको हार्मफुल एक्टिविटीज, भाई क्या जो हम हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके बारे में भी समझना है, और उनका निवारण क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है, कैसे अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं, वो भी आपको यहां पर इस चैप्टर में पढ़ना है।
अब चलो सिलेबस तो हमने कर लिया। अब देखो हर चैप्टर की वीडियो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी लाइव अगर आप तुम्हें पढ़ना है, वो भी टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दो चीजें होती हैं। तो एक हमारे पास क्या होता है, हम ऑनलाइन बैच में एनरोल कर लेते हैं। अगर ऑनलाइन बैच में भी जाते हैं प्राइस बेसिस कम मिल जाता है, लेकिन लाखों स्टूडेंट वहां पर देखने को मिलते हैं। लाखों स्टूडेंट हैं तो टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, डाउट सोल्यूशन जो है वो भी सही तरह से नहीं हो पाता है, या फिर टेस्ट वगैरह देते तो हैं लेकिन टीचर चेक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास लाखों स्टूडेंट है। अगर लाखों स्टूडेंट के जो भी टेस्ट है वो चेक करने की कोशिश करेगा तो उसका टाइम बहुत सारा उसी में चला जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई ऑनलाइन बैचेस में। इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, इस बैच का एक सॉल्यूशन निकाला गया ऑनलाइन बैच का, अनअकैडमी वीआईपी। अनअकैडमी वीआईपी में क्या होगा, एक बैच में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स होंगे। कहीं एक तरफ लाखों स्टूडेंट है और यहां सिर्फ 50 स्टूडेंट होंगे। सिर्फ 50 स्टूडेंट का ये बैच बनाया जाएगा क्लास 10th के लिए, ठीक है। क्लास 10th के लिए सिर्फ 50 स्टूडेंट का ये बैच बनेगा। इसमें टीचर अगर सिर्फ 50 ही स्टूडेंट होंगे, पूरे साल 50 स्टूडेंट को ही रखेंगे इस बैच में, तो टीचर के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन हो पाएगा, अच्छी तरह से आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट है वो अच्छी तरह से सोल्व हो पाएगा, जो भी डाउट सोल्यूशन है वो हो पाएगा, बेहतर तरीके से टीचर आपको गाइड कर पाएगा। इसके बाद जो भी टेस्ट होते हैं वो टीचर खुद चेक करेगा, और टेस्ट से ये पता चलता है कि आप किस कॉन्सेप्ट को लेकर लैग कर रहे हो, किस कॉन्सेप्ट को लेकर आप पीछे चल रहे हो, आपको कौन से पॉइंट पर इंप्रूव करना है, सीखना है। तो अनअकैडमी वीआईपी जो है इसमें सिर्फ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, सिर्फ 50 स्टूडेंट रखेंगे, और इस 50 स्टूडेंट को सारे के सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मैथ कराएंगे, ना ना ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट, जो भी 5 आपके मेन सब्जेक्ट है, सारे के सारे 5 मेन सब्जेक्ट आपके इस अनअकैडमी वीआईपी में कराए जाएंगे। और यहां पर रहेंगे टॉप एजुकेटर्स, वो एजुकेटर्स जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं मैथ के लिए रहूंगा, जो साइंस है उसके लिए अलग टीचर रहेंगे, सोशल साइंस के लिए अलग टीचर रहेंगे। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, सिर्फ 50 स्टूडेंट हैं, बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें टॉप करके दिखाएंगे। तो जो भी अनअकैडमी वीआईपी है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके इसमें एनरोल कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ 50 सीट हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी, देरी नहीं करनी है। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, एक छोटे से बैच में जिसमें डेली क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी, आपके रेगुलर डाउट सोल्व किए जाएंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, अच्छी तरह से टीचर के साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो अनअकैडमी वीआईपी आपके लिए बेस्ट है। इस बैच में जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया है, तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हो। सीट्स कम है, टाइमली इसमें एनरोल आपने जरूर कर लेना है। तो जो भी सिलेबस था हमारा साइंस का वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको एक प्लस पॉइंट भी यहां पर बता दिया है, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच जो होगा। तो इसके बाद अब क्या करना है भाई, अदर जो सब्जेक्ट हैं वो भी ग्रीन बोर्ड पर आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लास 10th के लिए भाई मैथ के सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी, साइंस की बना दी, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इनको भी कवर कराया जाएगा। अभी तक तुमने मैथ की वीडियो ज्यादा देखी होंगी, लेकिन अब की बार साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी सभी सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। अब नेक्स्ट सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी का जो भी सिलेबस है वो आपका कवर, मतलब जो भी सिलेबस वाली वीडियो है वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद जो भी वीडियोज हैं, एजुकेशनल वीडियोज, वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए करना क्या है आपने, उसके लिए ग्रीन बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि क्लास 10th का जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है, वो इस चैनल पर आपको मिलेगा। इसके अलावा वीडियो को आपने लाइक कर देना है। हर एक वीडियो जो भी आप देखते हो ग्रीन बोर्ड पर आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो इसके अलावा सिलेबस आपने देख लिया, मैथ वाली जो सिलेबस की वीडियो है, साइंस वाली जो सिलेबस की वीडियो है ये देख ली। बाकी जो 3 सब्जेक्ट है हमारे, 3 मेन सब्जेक्ट जो हमारे बचते हैं, इनके सिलेबस की वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन मुझे बताओ नेक्स्ट कौन से सिलेबस की वीडियो चाहिए, इन तीनों में से कौन से सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो चाहिए, वो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।